जय हिंद साथियों, मैं सूरज सिंह एक बार फिर से द माइंड पावर कोचिंग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। और रिवीजन अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके रिवीजन करने के लिए हम एक बहुत शानदार क्लास लगाने वाले हैं, एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसका आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं कक्षा 12 के जिनका सब्जेक्ट इतिहास है, और उसके लिए हम एक सीरीज चालू की है जिसमें हम हर एक टॉपिक के प्रश्न हो गए उस पर चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों को हम आपको बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका विकास होगा और आपका जो रिजल्ट होगा वो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, चर्चा करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, इधर हमारा जो कक्षा 12 की क्लास का पहला टॉपिक है उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता में अगर देखा जाए तो एक प्रश्न बनता है और बड़ा ही शानदार और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो उस प्रश्न पे हम चर्चा करें और बताएं। जैसे हमने कहा, यहाँ पर लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की विश्व इतिहास में क्या उपलब्धियाँ रहीं। इस प्रश्न को आप लोग कैसे लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की विश्व इतिहास में क्या उपलब्धियाँ रहीं। इस प्रश्न को लिखने के लिए आपके पास एक बेहतरीन तरीका होना चाहिए, है ना। तो अगर आपके पास तरीका है कि प्रश्न को कैसे लिखा जाए, तो एग्जामिनर जो होगा आपका जो प्रश्न पढ़ेगा और वहाँ देखेगा कि हाँ, इस स्टूडेंट ने लिखने का तरीका जो इसका है बहुत अच्छा है, तो आपको नंबर भी दिए जाएंगे। तो हमने इस प्रश्न को लिखा है, जैसे कि हमने बताया आपको कि हड़प्पा सभ्यता का विश्व इतिहास में एक विशेष स्थान रहा। हड़प्पा सभ्यता का विश्व इतिहास में अगर बात की जाए तो एक विशेष स्थान रहा, महत्वपूर्ण भूमिका रही इसकी, जिसमें बताया जाता है कि वर्तमान में जो आधुनिक वस्तुएं, तकनीक और जीवन शैली आज जो प्रचलित है वे आज से हजारों वर्ष पूर्व हमें हड़प्पा में दिखाई दी। याद रखना इस सारी चीज़ को। जैसे हमने कहा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की विश्व इतिहास में क्या उपलब्धियां रहीं। तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे हड़प्पा सभ्यता का विश्व इतिहास में एक विशेष स्थान रहा। और विशेष स्थान क्यों रहा तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो विशेष स्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ जो बताया गया कि वर्तमान में जो आधुनिक वस्तुएं हैं, तकनीक जो है, जीवन शैली जो है, जो आज प्रचलित है, वो आज से हजारों वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी। इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता को एक विशेष स्थान देते हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को विश्व इतिहास में एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। और इसकी चर्चा हम करेंगे कि इसे विशेष क्यों कहा जाता है। तो इसके निम्नलिखित कारण हैं, और वो निम्नलिखित कारण कौन कौन से हैं उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका निम्नलिखित विवरण दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता विश्व इतिहास में क्यों विशेष स्थान रखती है, तो कहोगे इसका आपके कारण जो है, कहोगे सर पहला कारण है नियोजित, सुनियोजित एवं उन्नत नगर योजना। दूसरी बात करें तो यहाँ पर भवन निर्माण की बात करेंगे। फिर इसके बाद जल निकास प्रणाली की बात की जाएगी। फिर कृषि प्रौद्योगिकी की बात की जाएगी। फिर मोहरों की बात की जाएगी। इसके बाद मापतौल प्रणाली की बात की जाए, और यहाँ पर धार्मिक पद्धतियों की अगर बात की जाए, तो इन सभी कारण की वजह से हड़प्पा सभ्यता जो है वो विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब आपको ये सब सारी चीज़ें पहले तो इस प्रकार से डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आता है, तो लॉन्ग अगर क्वेश्चन आपका आता है तो फिर आपको इन सब के बारे में चर्चाएँ करना है। बस इतना लिख के छोड़ना नहीं है आपको कि सिर्फ आपने इतने हेडिंग्स आपने बना दी, और हेडिंग बनाने के बाद आपने कहा हमारा तो उत्तर हो गया, तो इससे आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर काट दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप इस प्रकार से लिखने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार से आप पहले हेडिंग देंगे, फिर एक एक हेडिंग को आप बढ़िया से शानदार तरीके से लिखेंगे, तो आपके जो नंबर होंगे बहुत ही अच्छे और शानदार मिलेंगे। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं, हम आपको एक एक चीज़ बताते हैं, समझाते हैं। यहाँ पर बताया गया कि सुनियोजित एवं उन्नत नगर योजना। तो अगर सुनियोजित की बात की जाए तो यहाँ पर जो नगर बनाए गए आपके, याद रखना कि हम कहें यहाँ पर जो गृह स्थापत्य की अगर बात करी जाए, गृह स्थापत्य की बात करें, और इसके बाद हम दुर्ग स्थापत्य की बात करें, दुर्ग स्थापत्य की बात करें, और जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली,
इन इन तीन चीज़ों को आपको यहाँ पर देखना है। जैसे कि बताया गया कि गृह स्थापत्य, दुर्ग स्थापत्य और जल निकास प्रणाली। तो ये यहाँ पर चाहे आपने यहाँ के घर मकान देखे हो, यहाँ दुर्ग स्थापत्य को अगर देखा हो, यहाँ की जल निकास प्रणाली को अगर देखा हो, तो इनको जो बनाने का तरीका था ये आधुनिक तरीका था। आधुनिक तरीका जिसे ग्रेड पद्धति कहा जाता है। आप समझेंगे जब गृह बनाए गए तो इसको विशेष ध्यान दिया गया बनाते समय। दुर्ग स्थापत्य में अगर देखेंगे कि दुर्ग होता है जिसे किला कहते हैं, तो एक निचला शहर भी होता था। जैसे हम आपको यहाँ चर्चा करें तो आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करना है। आप यहाँ पर बताएंगे कि एक यहाँ पे दुर्ग होता था, एक होता था निचला शहर। क्या कहोगे? एक होता था निचला शहर। दुर्ग जो होता था वो निचले शहर की अपेक्षा ऊंचा होता था। एक कैसा होता था? कहोगे सर ये ऊंचा होता था, लेकिन ऊंचा क्यों होता था? तो इसका जो निर्माण होता था वो चबूतरों पर होता था, ऊंचे चबूतरों पर। इसका जो निर्माण होता था वो ऊंचे चबूतरों पर इसका निर्माण किया जाता था। और निचला शहर की अगर बात करें तो ये दुर्ग की अपेक्षाकृत ये आपके नीचा होता था, लेकिन ये बड़ा होता था। अगर पूछा जाए कि दुर्ग बड़ा होता था, विस्तार अगर देखा जाए दुर्ग का ज़्यादा है या आपके निचला शहर जो है इसका ज़्यादा है, तो आपको बताना है कि दुर्ग जो होता था वो निचले शहर की अपेक्षा ऊंचा होता था। और ऊंचा होने का कारण क्या था आपके? कहोगे ये ऊंचे चबूतरों पर बनाए गए, और आपके निचला शहर जो होता था उसकी ऊंचाई नहीं होती थी, लेकिन ये देखा जाए तो ये क्षेत्रफल में बड़ा होता था दुर्ग से। और हमने आपको वहाँ समझाया था कि दुर्ग में कौन रहते हैं? पुरोहित, राजा। और निचले शहर में कौन रहते हैं? तो कहोगे सर निचले शहर में रहने का जो काम करते हैं वो आपकी आम जनता होती है। तो विशेष यहाँ पर दिखाया गया, हमने कहा सुनियोजित एवं नगर योजना कैसी थी। तो कहोगे यहाँ पर गृह स्थापत्य की बात करी जाए, दुर्ग स्थापत्य की बात करी जाए, जल निकास प्रणाली की बात की गई। तो ये सारी चीज़ें जब बनाई गई तो बनाते समय इनमें आधुनिक पद्धतियों के द्वारा इन सारी चीज़ों का निर्माण किया गया। इस प्रकार से आपको लिखना है। दुर्ग के बारे में थोड़ा बता देना, निचला शहर के बारे में बता देना। अब आगे जैसे हम चर्चा करें कि भवन निर्माण, तो भवन निर्माण के बारे में आपको बताना है कि यहाँ पर जब भवन बनाए जाते थे तो सारी चीज़ें हमने आपको एक एक करके समझाई हैं। यहाँ पर वही चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भवन बनाते समय आपने देखा होगा कि एक भवन बना जिसके मध्य में आंगन होता था। क्या होता था? आंगन। आप कहोगे सर चारों तरफ कमरे बने होते थे। क्या कहोगे? चारों तरफ कमरे बने होते थे। भूमि तल पर भी कमरे होते थे। भूमि तल, अब भूमि तल का मतलब है कि कुछ आपने देखा होगा कि एक ऊपर एक मंजिल हो गई, ऊपर उसके मकान बने होते हैं। आपके तलघर भी होता है, आपने देखे उसके नीचे भी मकान होते थे। तो जो आपके भूमि तल में जो कमरे बने होते थे उनमें खिड़कियां नहीं होती थी, लेकिन ऊपर जो मकान के ऊपर भी कमरे बने होते थे तो उनके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। समझ पा रहा है कि नहीं? प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य मिले, कुएं होते थे। इसके बाद स्नानागार बनाया गया, जिसे वर्तमान में आप लोग क्या कहते हैं? सर वाटर पार्क में नहाने के लिए जाना है। तो उस समय वो लोग पहले से व्यवस्था थी उनकी। अन्नागार होते थे। तो भवन निर्माण की अगर बात की जाए तो आपको इस प्रकार से बताना है सर भवन निर्माण जब बनाए गए, और जब भवन बनाए गए आपके तो यहाँ पर जितने भी भवन आपको दिखाई दे रहे थे उसमें एक रूपता दिखाई दी गई। ऐसा नहीं है किसी के दरवाजे जो हैं वो पूरब की ओर खुलते हैं तो किसी का दरवाजा है पश्चिम की ओर, ऐसा कुछ नहीं था। आप जितने भी वहाँ भवन देखेंगे तो उनमें एक रूपता, एक समानता दिखाई दी गई। ये विशेष बात थी यहाँ पर। इसके बाद जल निकास प्रणाली की अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी प्रणाली किसे कहते हैं? जल निकास प्रणाली को कहते हैं। यहाँ की जो नालियाँ थीं इनका जो निर्माण किया गया आधुनिक पद्धति के हिसाब से किया गया। आधुनिक पद्धति के हिसाब से आपको इस प्रकार से लिखना है क्वेश्चन को कि जल निकास प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी प्रणाली हुआ करती थी। आपने देखा होगा कि नालियाँ बनाई गई, नालियों का निर्माण किया जाता था, और नालियों का निर्माण अक्सर तभी किया जाता था जब आपके भवन निर्माण होता था।
भवन के साथ साथ उसके दीवार के किनारे से नालियाँ बनाई जाती थीं, और जो नालियाँ होती थीं उन नालियों को ऊपर से ढांक दिया जाता था। जगह जगह पर हौज भी बने होते थे। अब हौज का मतलब क्या है सर? तो हौज का मतलब है कि आपके टाँका समझ लीजिए वर्तमान में, कि जहाँ अगर जो पानी निकलता है और पानी में आपके कचरा जाएगा तो नाली एकदम क्या हो जाएंगी, भर जाएंगी। और नालियों को साफ करने के लिए जगह जगह पर हौज बनवाए गए। तो सबसे विशेष और सबसे महत्वपूर्ण पद्धति की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे अच्छा इसे बताना आपको, जल निकास प्रणाली। अब इसके बाद नेक्स्ट चर्चा करें हम कृषि प्रौद्योगिकी की अगर बात करें तो कृषि प्रौद्योगिकी मतलब ये लोग कृषि करते थे लेकिन तकनीक के हिसाब से करते थे। तकनीक, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? प्रौद्योगिकी का मतलब है आपके तकनीक। कृषि कैसे करते थे? इनके पास कोई तकनीक वगैरह थी? तो पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार हमें कुछ चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। और किससे स्पष्ट हुई? कुछ हमें मोहरें प्राप्त हुई, कुछ हमें मूर्तियाँ प्राप्त हुई। तो उन मोहरों से और मूर्तियों से हमें ये जानकारी मिली। मोहरें और मूर्तियों पर बने हुए चित्र आपने देखे, जिससे हमें जानकारी मिली कि यहाँ के जो लोग थे कृषि करने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे कहोगे सर? जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि करने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, हल का प्रयोग करते थे, याद रखना, क्योंकि हमें मिट्टी के हल के साक्ष्य भी मिले हैं, बैलों के भी साक्ष्य मिले हैं। अब बैलों के साक्ष्य जैसे हमने बताया कि मोहरें मिली, मूर्तियाँ मिली, तो इन मोहरों पर आपने देखा होगा कई प्रकार के जानवरों के साक्ष्य मिले, कई प्रकार के जानवरों के साक्ष्य मिले। तो इनसे हमें समझ में आता है कि यहाँ के हड़प्पावासी जो लोग थे वो कृषि करने के लिए आपके बैलों का और हल का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। अब सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग करते थे। ये सब सारी चीज़ें आपको लिख के आना है। आप जितना अच्छा लिख के आएंगे, जितनी ज़्यादा आप डाटा देंगे, उतना एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को पढ़ेगा और उसे मजा आएगा, तब आपके नंबर देंगे वो। तो सिंचाई के लिए कहोगे सर ये कुआं का प्रयोग करते थे। सिंचाई के लिए किसका? आप कहें सर कुएं का प्रयोग करते थे। आप सर कहेंगे नहर का प्रयोग करते थे सिंचाई करने के लिए। और एक ही स्थान से दो फसलें उगाने के भी साक्ष्य मिले। महत्वपूर्ण बात याद रखना। क्या कहोगे? यहीं पर लिखना, एक ही स्थान से दो फसलें उगाने के साक्ष्य मिले। तो जब भी आपसे कृषि प्रौद्योगिकी की अगर बात की जाए तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार इस बात को हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि बैलों के द्वारा, हल के द्वारा और सिंचाई के लिए वो कुएं और नहरों का प्रयोग करते थे। इस प्रकार से अगर आप लिख के आएंगे तो एग्जामिनर कहेगा अच्छा लिखा हुआ है। एक स्थान से दो फसलें उगाने के भी साक्ष्य मिले। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है? लिखना है। और इसके बाद जो अगली हेडिंग जो लिखा है यहाँ मोहरें, और मोहरों की अगर बात की जाए तो आपको लिखना है मोहरों के बारे में कि यहाँ की जो मोहरें थी वो एक अद्वितीय कह सकते हैं आप उसको, विशेष महत्व रखती थी। मोहरों में विशेषता पाई गई। और जो मोहरें जो बनी थी वो किसकी बनी होती थी कहोगे सर? सैल खड़ी की बनी होती थी। जो मोहरें होती थी वो किसकी बनी होती थी? सैल खड़ी की मोहरें बनी होती थी। मोहरों पे अक्सर जानवरों के चित्र बने होते थे। मोहरों पर क्या बने होते थे कहोगे सर? जानवरों के चित्र बने होते थे। और मोहरों का जो निर्माण होता था आपको पता है किससे होता था कहोगे सर? सैल खड़ी से होता था। एक पत्थर था, सैल खड़ी से मोहरों का निर्माण होता था। और हमने आपको बताया था कि जो मोहरें हैं ये मोहरों का प्रयोग कैसे करते थे। मोहरों का प्रयोग आपको ये भी बताया था इस प्रकार से किया जाता था कि जब भी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई वस्तु भेजना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई अगर वस्तु अगर भेजना है तो उस वस्तु को आप कैसे भेजेंगे? आपने यहाँ से कोई वस्तु दूसरी जगह भेजी, अब उस वस्तु को पता नहीं, रास्ते में कोई मिला और उस वस्तु को निकाल लिया कुछ उसमें से। तो इन्होंने मोहरों का प्रयोग इस प्रकार से किया कि इन्होंने कहा कि कोई जैसे सामग्री इन्होंने किसी में बंद कर दी और बंद करने के बाद उसका जो मुंह होता है उसे बांध दिया गया, रस्सी से बांध दिया जाता था। और बांधने के बाद उस पर मिट्टी लगाई जाती थी और उन मिट्टियों पर इन मोहरों के
जो चित्र होते थे वो छाप दिए जाते थे, और जिस व्यक्ति के पास ये सारी चीज़ें भेजी जाती थी तो उससे कहा जाता था कि हम इस प्रकार की मोहर का चित्र बना के भेज रहे हैं आपको, जो सिर्फ आपको ही पता होगा। और अगर आपके पास सामग्री अगर आई और वहाँ पर आपके उसी मोहर का चित्र अगर उसमें मिलता है तो समझ लेना आपकी जो सामग्री है उसके साथ छेड़खानी नहीं हुई है। तो मोहरों का प्रयोग हुआ, इतना सब कुछ आप लिख के आएंगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मापतौल की बात करें यहाँ पर तो इनकी विकसित मापतौल प्रणाली थी, विकसित मापतौल प्रणाली थी। मापतौल की बात करें तो कहोगे सर इनकी जो मापतौल प्रणाली थी वो विकसित थी, और इनके जो बांट बने होते थे किससे, तो कहोगे इनके बांटों का निर्माण होता था, एक पत्थर होता था चट नामक पत्थर। कहो सर इनके जो बांट जो बने थे वो चट नामक पत्थर से इनके बांटों का निर्माण हुआ था, और जो बांट थे वो दो आधारी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, दो आधारी बांट पद्धति लिखना इन सारी चीज़ों के बारे में कि यहाँ के जो बांट थे वो दो आधारी बांट पद्धति थी, जिसमें आपके 1 kg के बाद 2 kg, फिर 4 kg, फिर 8 kg, फिर 16, फिर 32 आदि, इस प्रकार से आपके बांट का प्रयोग होता था। छोटे बांट भी यहाँ देखने को मिले हैं, और छोटे जो बांट होते थे उनका प्रयोग आभूषण को तौलने और मापने के लिए किया जाता था। तराजू के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है कि इनकी मापतौल प्रणाली जो थी वो एक विकसित प्रणाली थी। यहाँ जो हमें बांट के साक्ष्य मिले हैं इससे पता चलता है कि चट नामक पत्थर था, उससे बांटों का प्रयोग होता था, और जो बांट थे वो दो आधारी बांट थे। कैसे थे? दो आधारी पद्धति के बांट थे। दो आधारी का मतलब है कि डबल, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, इस प्रकार से आपके बांटों का क्रम था। अब आगे बात करेंगे लास्ट, धार्मिक पद्धति। तो धार्मिक पद्धति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमने देखा कि मूर्ति पूजा की शुरुआत संभवतः हड़प्पा काल से ही देखने को मिलती है, जहाँ पर आपकी कहा जाए प्रकृति की पूजा करते थे ये लोग, प्रकृति पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, क्योंकि आपको पता है कि मातृ देवी के साक्ष्य मिले हैं। और इसके बाद स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है यहाँ पर, स्वास्तिक चिन्ह। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें ये समझ में आता है कि यहाँ की धार्मिक पद्धति में अगर देखा जाए तो ये प्रकृति की पूजा, मातृ देवी की पूजा और स्वास्तिक चिन्ह जब हमें देखने को मिला तो हमें ऐसा लगता है कि ये लोग, इनकी धार्मिक पद्धति इस प्रकार की थी। तो अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन को अगर लिख के आएंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन लिखने के बाद आप लास्ट में क्या लिखेंगे, उपरोक्त विवरणों से, उपरोक्त विवरण जो दिए गए आपने, उपरोक्त जो विवरण दिए, इन सारी चीज़ों से हम स्पष्ट कर सकते हैं, हमें ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित सभी साधन और जीवन शैली विशिष्ट थी। लास्ट में अगर लिखना है तो लिख देना, किससे क्या होगा है, आपके जो आंसर है, जो क्वेश्चन का आंसर दिया है इसमें 4 चांद लग जाएंगे, और एग्जामिनर आपको पूरे क्वेश्चन को देखते हुए जितने नंबर का क्वेश्चन होगा वो सारे आंसर आपको देगा, सॉरी उसके सारे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा और आशा करते हैं कि अब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप रिवीजन करते रहना इसका, और भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे। एक सीरीज अब हमने चालू कर दी है तो सीरीज को आपके एग्जाम तक बराबर चलाएंगे। तो क्लास कैसी लगी है? क्लास अच्छी लगी है आप लोगों को तो एक बार लाइक ज़रूर करें सर को, क्लास को, और शेयर भी करें इसको, है ना। और आपसे एक क्वेश्चन है, आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, आपको कमेंट करके बताना है कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। सरल क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है सभी लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।